नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास के इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है जिसका नाम है बाजार के प्रमुख रूप तथा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला मुख्य प्रश्न क्या है कि एक अल्पाधिकार बाजार में फर्में परस्पर निर्भर क्यों रहती हैं? समझाइए। यानी एक अल्पाधिकार बाजार क्या होता है? वो बाजार जिसमें फर्में तो होती हैं लेकिन गिनी चुनी होती हैं, और वो जो फर्में होती है वो काफ़ी बड़ी होती हैं। तो यही जो फर्में होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर क्यों रहती है, वो कारण बताना है। तो इसका कारण क्या है कि फर्मों की परस्पर निर्भरता का कारण यह है कि कोई भी फर्म कीमत और उत्पादन के बारे में कोई निर्णय जब लेता है तो विरोधी फर्मों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखकर ही लेता है। यानी अगर उसे वस्तु के उत्पादन या कीमत पर कोई निर्णय लेना है तो उसे पहले देखना होगा कि जो विरोधी फर्म है उसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसे अगर किसी फर्म ने अपने वस्तु की कीमत कम कर दी वस्तु को अधिक बेचने के लिए, तो विरोधी फर्म क्या कर सकती है? वो भी अपनी वस्तु को और कम कर सकती है वस्तु की कीमत को, जिससे उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। तो इससे क्या हो जाएगा? इन दोनों फर्मों में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा। तो इससे उनका ही नुकसान है और किसी का नहीं। तो इसीलिए ये जो फर्में होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है कि एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत स्वीकारक होती है। हाँ ठीक है, एक फर्म जो होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती है, बिल्कुल। तथा एकाधिकार में कीमत निर्धारक होती है। क्यों? अगर पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है तो वो कीमत स्वीकारक हुई, और अगर वही फर्म एकाधिकार में है तो उसमें उसको कीमत निर्धारक हो जाता है वो। ऐसा क्यों? संक्षेप में समझाइए। तो पहले जान लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होती है वो कीमत स्वीकारक क्यों होती है, उसका कारण जान लेते हैं। तो पहला कारण है कि फर्मों की संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी एक फर्म अपनी स्वयं की पूर्ति को कम या अधिक करके कुल बाजार और पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। सीधा सिंपल ये कि अगर कोई एक फर्म चाहे कि मैं अपने वस्तु की पूर्ति कम या ज़्यादा करके मैं वस्तु के कीमत पर नियंत्रण पालूँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बाजार में फर्मों की इतनी ज़्यादा संख्या है कि ऐसा करने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और बाजार की जो कीमत है वो अप्रभावित रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बाजार की कीमत पर। दूसरा कारण ये कि समरूप वस्तु, यानी वो वस्तु, एक जैसी वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता में एक उद्योग की सभी फर्मों का जो उत्पादन है वो समरूप होता है, यानी समान होता है। जो वस्तु एक दूसरी फर्म बना रही है वही तीसरी फर्म बना रही है, यानी जितने भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म है वो सब एक जैसी वस्तु बनाते हैं। तो इससे कीमत भी क्या रहती है? समान रहती है। इसीलिए जो फर्म है वो कीमत स्वीकारक होती है, ना कि कीमत निर्धारक। तीसरा कारण है पूर्ण जानकारी। ये क्या है कि सभी क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार कीमत की पूर्ण जानकारी होती है। यानी जो बेचने वाला है और खरीदने वाला है दोनों को पता रहता है कि बाजार में उस वस्तु की कीमत क्या है। अतः कोई भी फर्म बाजार कीमत से भिन्न कीमत नहीं ले सकती। यानी ऐसा नहीं कि कोई फर्म चाहे कि मैं वस्तु की कीमत बढ़ा के क्रेता से वस्तु को बेचूंगा, तो ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेता को भी खरीदने वाले को भी ये पता है कि वस्तु की कीमत क्या है बाजार में। तो इसलिए इन तीनों कारणों से जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होती है वो कीमत स्वीकारक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की तो बात कर ली, अब बात करते हैं एकाधिकार में जो फर्म होता है वो कीमत निर्धारक होता है। क्यों? इसका कारण जानते हैं। तो पहला कारण क्या है कि एकाधिकार में एक ही फर्म होती है। एकाधिकार में क्या होता है? एक ही फर्म होता है। तो बस अगर वो अकेला है, बेचने वाला अकेला है, तो वो
जो चाहे प्राइस फिक्स कर सकता है, यानी उसका पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण है, और अगर उसका पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण है तो वो कीमत भी कुछ भी फिक्स कर सकता है। दूसरा कारण है कि एकाधिकार में वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि कोई कोई दूसरी वस्तु भी, कोई दूसरा फर्म भी हो जो बिल्कुल वैसी वस्तु बनाता हो, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। जो फर्म होती है एकाधिकार में, सिर्फ वही उस वस्तु को बनाती है और कोई दूसरा नहीं। इसलिए वस्तु की मांग जो होती है वो कम लोचदार होती है। नई फर्म के प्रवेश पर अगर नए फर्म को उसमें जाना है तो उसके लिए उसे कानूनी, तकनीकी तथा प्राकृतिक प्रतिबंध उस पर होते हैं। इन प्रतिबंधों के कारण जो फर्म होता है एकाधिकार में वो एक ही होता है, इसलिए बाजार में पूर्ति और वृद्धि का कोई डर नहीं होता उसे। वो जितनी चाहे पूर्ति कर सकता है, जो चाहे कीमत रख सकता है। अगला मुख्य प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म जो होता है वो असामान्य लाभ क्यों अर्जित नहीं कर पाता? कारण बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता में जो कोई भी फर्म होता है, अगर वो दीर्घकाल यानी लंबे समय के लिए बिजनेस कर रहा है, लंबे समय के लिए वस्तु का उत्पादन कर रहा है, बेच रहा है, तो उसे असामान्य लाभ क्यों नहीं मिलता, ये कारण पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्मों का क्या होता है कि निर्बाध प्रवेश या बहिर्गमन पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म है, वो कभी भी उसमें प्रवेश कर सकती है और कभी भी वहां से निकल सकती है। जब मौजूद फर्म लाभ कमा रही होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, तो नई फर्में क्या होती है, लाभ कमाने के लिए उद्योग में प्रवेश करती है। यानी जब देखते हैं बाहर के जो फर्म होते हैं या उत्पादक जो होते हैं, वो देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में लाभ कमा रही है फर्में, तो कुछ नई फर्में भी उस उद्योग में आ जाती है, जिसके कारण अब नई फर्में आ गई तो वो भी वस्तु का उत्पादन करेगी। तो पहले से जो वस्तु बन रही थी अब और वस्तुएं बनेंगी, तो इससे क्या होगा, पूर्ति में वृद्धि होती है, और पूर्ति में वृद्धि हुई तो इससे बाजार कीमत में गिरावट आती है। वस्तु ज़्यादा बन गए, अब ज़्यादा प्रोडक्ट बन गए तो उससे क्या होगा, वस्तु की कीमत कम होगी, जिससे क्या होता है, लाभ निरंतर गिरते चले जाता है। और जब तक असामान्य लाभ शून्य नहीं हो जाता या सामान्य लाभ पे नहीं पहुंच जाता, तब तक ये गिरता रहता है। और दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म सामान्य लाभ ही अर्जित करता है, वो असामान्य लाभ अर्जित नहीं कर सकता, यानी कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट वो नहीं प्राप्त कर सकते। दीर्घकाल में जो फर्म होते हैं उनको सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। अगला मुख्य प्रश्न है कि अल्पाधिकार किसे कहते हैं और अल्पाधिकार की विशेषताएं बताइए। तो अल्पाधिकार होता क्या है, ये वो बाजार का वो रूप होता है जिसमें किसी वस्तु के बड़े परंतु संख्या में कम विक्रेता और बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। ये वो बाजार का रूप है जिसमें जो विक्रेता होते हैं वो कम होते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं, और जो क्रेता होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो संख्या में बहुत अधिक होते हैं। यानी बेचने वाले एक आधी हैं और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। ये वो बाजार का रूप है। कीमत तथा उत्पादन नीति के संदर्भ में विक्रेताओं के बीच अंतर्निर्भरता पाई जाती है। हाँ, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे परस्पर निर्भर रहते हैं कीमत और उत्पाद की नीति बनाने में। ये हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था। अल्पाधिकार की विशेषताएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली है कि फर्मों की कम संख्या परंतु बड़ी फर्म है। ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था। हाँ, फर्म क्या है, कुछ ही होते हैं, एक आधी होते हैं, गिने चुने होते हैं, लेकिन काफ़ी बड़े फर्म होते हैं वो। दूसरा, ये आत्मनिर्भरता की ऊंची मात्रा, आत्मनिर्भरता जो होती है इन फर्मों में वो बहुत अधिक होती है। तीसरा, ये गैर कीमत प्रतियोगिता, इसमें कीमत पे ये लोग प्राइस पे कंपटीशन नहीं करते, ये सब मिल के ही प्राइस को फिक्स करते हैं। चौथा, ये कि फर्मों के प्रवेश की बाधाएं, बिल्कुल इसमें फर्मों की जो
प्रवेश होता है उसमें बाधाएं होती है। इसके लिए अगर किसी फर्म को प्रवेश करना है इस बाजार में तो उसे कानूनी, तकनीकी रूप से या प्राकृतिक रूप से इन इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा, तभी वो इस बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। अगली विशेषता ये कि व्यापार गुटों का निर्माण। ये लोग क्या करते हैं, इसमें इसमें जो फर्में होती है वो क्या करती है, व्यापार गुटों का निर्माण करती है, ग्रुप बना के रखती है ये, ताकि कोई भी दूसरा उस बाजार में ना आ पाए और इससे उनके व्यापार पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगला मुख्य प्रश्न है कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं की बड़ी संख्या से क्या परिणाम निकलता है, समझाइए। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो क्रेता होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, उनकी जो संख्या बड़ी होती है, तो इससे उस बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या परिणाम निकलता है, ये पूछा गया है। तो बस इसका परिणाम ये होता है कि कोई भी अकेला क्रेता यानी कोई भी अकेला जो खरीदने वाला है वो स्वयं बाजार कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। यानी कोई भी अकेला क्रेता ये नहीं कर सकता कि वो खुद से ही बाजार की कीमत को प्रभावित करे या वो कहे कि नहीं मैं तो इतने ही रेट पे लूँगा या इस रेट पे नहीं लूँगा, वो ऐसा नहीं कह सकता। जो प्राइस होगा वो उसी पर उस खरीदने वाले को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत मांग जो होती है वो वस्तु की कुल बाजार मांग का एक छोटा सा हिस्सा होती है, बहुत छोटा सा हिस्सा होती है। अगर एक खरीदने वाला चाहे कि मैं कम ही इसी वस्तु पे खरीदूंगा और उसकी मांग यही है, तो उसके उस मांग से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कुल बाजार मांग का एक छोटा सा, एक रत्ती भर हिस्सा है वो। अतः वह अपनी मांग कम या ज़्यादा करके बाजार मांग को प्रभावित नहीं कर सकता। बिल्कुल, अभी अभी मैंने बताया कि वो अगर वो कहेगा कि मेरे को इतने में ही चाहिए तो क्या इससे बाजार मांग को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला मुख्य प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों के प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता के परिणाम समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश है और निकासी है, इससे जो परिणाम होगा बाजार पर वो क्या होगा, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर तो होता क्या है कि उद्योग में मौजूद फर्म जब असामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती है, जब उद्योग यानी बाजार में जो फर्में होती हैं पहले से, जब वो असामान्य लाभ यानी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रही होती है, तो नई फर्में क्या करती हैं, वो प्रवेश करती है। नई फर्में देखती है कि अरे इसमें तो बहुत लाभ हो रहा है, तो वो क्या करती है, बाजार में प्रवेश करती है। ठीक है, उन्होंने प्रवेश किया, उससे उद्योग का उत्पादन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बिल्कुल, नई फर्में जब प्रवेश करती है तो वो भी उत्पादन करेगी और जो पहले से उत्पादन कर रहे थे वो भी उत्पादन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। और उत्पादन बढ़ जाएगा तो बाजार कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि वस्तुएं ज़्यादा आ गई हैं बाजार में, तो उससे क्या होगा, वस्तु की जो कीमत होगी वो घट जाएगी, बिल्कुल घट जाएगी। तो इससे क्या, तो कीमत घट गई तो यानी लाभ घट गया। बिल्कुल, कीमत घटी तो लाभ घट गया। बिल्कुल, इससे क्या होगा, नई फर्मों का प्रवेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि असामान्य लाभ घटकर सामान्य लाभ यानी शून्य ना हो जाए। यानी नई फर्में जब तक उसमें प्रवेश करती रहेंगी, जब तक उत्पादन करती रहेगी, जब तक कि जो लाभ फर्मों को हो रहा था, जब तक वो शून्य ना हो जाए। और जब लाभ होना बंद हो जाएगा, यानी जब फर्मों को हानि होती है, तो वो क्या करते हैं, उद्योग को छोड़ने लगते हैं। बिल्कुल, जब फर्मों को हानि होने लगती है तो वो फर्मों को, उद्योग को क्या करती है, छोड़ देती है, बाजार को छोड़ देती है। इससे क्या होता है, उत्पादन घट जाता है।
बिल्कुल, जब फर्में उद्योग को छोड़ देंगी तो वस्तु का उत्पादन होना बंद हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उत्पादन वस्तु का घट जाएगा। तो उत्पादन घटने से क्या होगा, इससे कीमत जो है वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अगर वस्तु का उत्पादन ही नहीं हो रहा तो बाजार में वस्तु क्या हो गई, कम हो गई, और कम हो गई तो इसका मतलब उसकी कीमत बढ़ गई और हानि घटने लगती है। बिल्कुल, जब कीमत बढ़ जाता है तो उससे हानि क्या होती है, घटने लगती है और लाभ फिर से होने लगता है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक हानि सामान्य लाभ में परिवर्तित ना हो जाए। बिल्कुल, यानी हानि तब तक घटती है जब तक लाभ सामान्य लाभ ना होने लगे। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। यानी सीधा सिंपल ये कि जब लाभ हो रहा होता है तो नई फर्में प्रवेश करती है, और जब प्रवेश करती है तो उत्पादन बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ता है तो उससे बाजार की कीमत क्या होती है, घट जाती है, और कीमत घटती है तो लाभ भी घट जाता है। और लाभ तब तक घटता है जब तक वो शून्य ना हो जाए, लाभ होना बंद ना हो जाए, जब तक हानि ना होने लगे। और जब हानि होने लगती है तो फर्म क्या करते हैं, उद्योग को छोड़ देते हैं। और जब उद्योग को छोड़ देते हैं वो लोग तो उससे क्या होता है, उत्पादन घट जाता है, और उत्पादन घटता है तो कीमत भी घटता है, और इससे हानि क्या होती है, घटने लगती है। और हानि तब तक घटती है जब तक वो सामान्य लाभ में परिवर्तित ना हो जाए। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में क्या होता है, सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। अगला मुख्य प्रश्न है कि कीमत विभेद तथा वस्तु विभेद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कीमत में भेदभाव और वस्तु में भेदभाव के बीच के अंतर को बताना है। तो कीमत विभेद क्या होता है वो देखते हैं। ये वो स्थिति है जिसमें एकाधिकारी एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से, यानी अलग अलग खरीदने वालों से भिन्न भिन्न कीमत लेता है। यानी एक फर्म यानी एकाधिकारी जब एक ही वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत लेता है, एक ही वस्तु के लिए अलग अलग कीमत लेता है, तो वो क्या कहलाता है, कीमत विभेद कहलाता है। ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि उसको लाभ अधिकतम करना रहता है, इसलिए वो कीमत विभेद करता है। दूसरा है वस्तु विभेद। ये क्या होता है, वस्तु विभेद वह स्थिति है जिसमें एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न उत्पादक अपनी वस्तु को उसकी बनावट, आकार, पैकिंग, ट्रेडमार्क या ब्रांड के नाम के अनुसार विभेदीकृत या भिन्न प्रकार का बनाने का प्रयत्न करता है। यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो कुछ फर्में होती हैं अलग अलग, वो क्या करती है, अपनी वस्तु को अलग अलग तरह से दिखाती है, पैकिंग करके, या अपना ब्रांड उनका जो अलग होता है, या उनका जो साइज होता है उसके अनुसार वो वस्तु को क्या करती है, भेदभाव करती है, वस्तु को अपना भिन्न बनाती है दूसरे प्रोडक्ट से, दूसरे फर्म की प्रोडक्ट से वो अपने वस्तु को अलग बनाती है। और वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बाजार में विरोधी फर्म से ग्राहकों को अपने उत्पाद की ओर आकर्षित कर सके। बिल्कुल, ये ऐसा तब करते हैं जब जो विरोधी फर्में होती हैं उस बाजार की, उसको उससे बिल्कुल वो ऐसा बिल्कुल ये ऐसा तब करते हैं जब बाजार में जो विरोधी फर्मों के जो ग्राहक होते हैं उनको अपने वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए। जैसे हम बिस्किट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट में कितने सारे बिस्किट हैं, लेकिन तो क्या करती हैं सारी फर्में, वो अपना ब्रांड बनाती हैं, या बनावट उनकी अलग रहती है, उनकी पैकिंग अलग रहती है, जिससे क्या करे, जो दूसरे ग्राहक है वो उनके वस्तु की ओर आकर्षित हो। तो ये वस्तु में विभेद होता है या वस्तु में भेदभाव होता है। अगला मुख्य प्रश्न है एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में भेद स्पष्ट कीजिए या अंतर कीजिए। एकाधिकार क्या होता है और एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होता है, इन दोनों में अंतर बताना है। तो पहला अंतर क्या है कि एकाधिकार में जो विक्रेता होता है वो एक ही होता है, और जो क्रेता होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है, क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। दूसरा ये कि वस्तु का एकाधिकार में वस्तु का निकटतम स्थानापन्न नहीं होता, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट वस्तु के जैसा नहीं होता। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है, दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, निकटतम स्थानापन्न होता है, विभेदीकृत वस्तुएं
होती हैं। तीसरा ये कि एकाधिकार में फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है। बिल्कुल, फर्म के प्रवेश पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है, उन पे कानूनी प्रतिबंध होता है, प्राकृतिक प्रतिबंध होता है, ये सब होता है। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। चौथा ये कि एकाधिकार में विक्रय लागतें जो होती हैं वो शून्य होती हैं, यानी सेल करने के लिए, वस्तु को बेचने के लिए जो कॉस्ट लगता है, जो लागत लगती है, वो शून्य होती है। उनको बेचने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे उनकी लागतें शून्य होती है। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में ऊंची विक्रय लागतें होती है, क्योंकि इनमें फर्मों को क्या होता है, कम्पीट करना पड़ता है अपने उससे प्रतिस्पर्धियों से, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो खर्च करते हैं विक्रय के लिए या विज्ञापन के लिए, जैसे खर्च करना पड़ता है उन्हें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर खर्च करते हैं, इसलिए विक्रय लागतें क्या होती है, ऊंची होती है इसमें। अगला मुख्य प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो पहला अंतर क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिताओं में क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। बिल्कुल। लेकिन एकाधिकार में क्या होता है, एकाधिकार में ऐसा नहीं होता। एकाधिकार में विक्रेता क्या होते हैं, एक ही होता है, और क्रेता यानी खरीदने वाले कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। दूसरा ये कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तुएं होती है वो समरूप होती हैं, यानी एक ही वस्तु दूसरा भी कोई बना सकता है, वस्तु का दूसरा समरूप होता है। लेकिन एकाधिकार में क्या होता है, वस्तु का निकटतम स्थानापन्न नहीं होता, यानी कोई भी दूसरा प्रोडक्ट जो उसको हटाता हो उसकी जगह से, जो उसकी जगह लेता हो कोई दूसरी वस्तु, ऐसी कोई वस्तु उसमें नहीं होती। तीसरा ये कि फर्म के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। बिल्कुल होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म है कभी भी उसमें जा सकती है उस बाजार में, और कभी भी वहां से बाहर आ सकती है, वो इसके लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन एकाधिकार में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, फर्म उसमें नहीं जा सकता, और ना बाहर आने की तो बात ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकता उसमें। चौथा अंतर क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। बिल्कुल, हमने देखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में होती हैं उनका कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो कीमत स्वीकारक होती है। लेकिन एकाधिकार में क्या होता है, उनका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, वो जो चाहे कीमत डिसाइड कर सकती हैं, इसलिए वो कीमत निर्धारक होती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूनतम कीमत सीमा निर्धारण का अर्थ समझाइए और न्यूनतम कीमत सीमा के निहितार्थ की व्याख्या कीजिए। ये बताना है कि न्यूनतम कीमत सीमा निर्धारण क्या होता है और उसके बारे में और एक्सप्लेन करना है। तो न्यूनतम कीमत सीमा क्या होता है, न्यूनतम कीमत सीमा से अभिप्राय उस न्यूनतम कीमत से है जिससे कम कीमत पर उस वस्तु का बाजार में क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, यानी वो कम से कम प्राइस, वो कम से कम कीमत जिससे नीचे ना उस वस्तु का क्रय किया जा सकता है, ना ही विक्रय, ना ही उसको खरीदा जा सकता है, ना ही उसे बेचा जा सकता है उस कीमत पर, ये वो न्यूनतम कीमत है। यह सरकार द्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित की जाती है। ये किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। सरकार इस न्यूनतम कीमत को निर्धारित करती है जिससे उत्पादक जो है उनके हितों की रक्षा हो, जो अक्सर बाजार कीमत से अधिक होती है। बिल्कुल, ये जो कीमतें होती हैं वो बाजार कीमत से क्या होती है, अधिक होती हैं, जिससे उत्पादक को कभी भी नुकसान ना हो, ये इससे उनके हितों की रक्षा हो। उदाहरण के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत यानी एमएसपी को ले सकते हैं, यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये क्या होता है, इसमें किसानों जैसे उत्पादक जो होते हैं उनको निश्चित आय का सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाता है। एमएसपी क्या है कि जो किसान होते हैं या जो उत्पादक होते हैं जो उन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए सरकार द्वारा क्या होता है, आय का आश्वासन दिया जाता है, वो न्यूनतम समर्थन कीमत होती है, जिससे उनके हितों की रक्षा होती है तथा वे उत्पादन में कटौती करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, यानी वो मजबूर नहीं होते हैं कि हम उत्पादन कम करें क्योंकि हमारी आय नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत लगाती है
यानी इससे कम पे कोई नहीं खरीदेगा, इससे ज़्यादा में ही खरीदेगा, कोई भी खरीदेगा तो। एमएसपी यानी सरकार एक ऐसा न्यूनतम प्राइस, ऐसी न्यूनतम समर्थन कीमत फिक्स कर देती है कि अगर कोई भी किसान से, मान लो कोई किसान अपनी वस्तु, अपना अनाज बेच रहा है और कोई उससे उस दाम पे नहीं ले रहा है जो सरकार ने फिक्स कर रखी है, तो गवर्नमेंट उसे खुद खरीद लेती है और अपने बफर स्टॉक पे रखती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्चतम कीमत सीमा को परिभाषित कीजिए और उच्चतम कीमत सीमा के निहितार्थ की व्याख्या कीजिए। उच्चतम कीमत सीमा के बारे में बताना है और उसकी व्याख्या करनी है। उच्चतम कीमत सीमा निर्धारण से अभिप्राय उस उच्चतम कीमत से है जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये वो कीमत है, ये वो प्राइस है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तथा कोई भी उत्पादक अपने उत्पाद को इस कीमत से अधिक कीमत पर नहीं बेच सकता। यानी जिस प्राइस को गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि ये वो उस वस्तु की कीमत होगी, तो कोई भी उत्पादक उस वस्तु को उससे अधिक कीमत पर नहीं बेच सकता, क्योंकि ये कीमत जो होती है वो संतुलन कीमत से कम होती है, इसलिए बाजार में मांग आधिक्य की स्थिति होती है। यानी ये जो गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स कर देती है, वो कीमत क्या होती है, संतुलन कीमत से कम होती है। यानी जो मेन प्राइस जो होना चाहिए था उस वस्तु का, गवर्नमेंट क्या करती है, उससे भी कम कीमत उसका तय कर देती है। तो इससे क्या होता है, जब कीमत कम हो जाती है उस वस्तु की, तो उससे बाजार में क्या हो जाता है, मांग आधिक्य की स्थिति हो जाती है। इससे क्या, यानी उपभोक्ता जो है वो इस कीमत पर इतना नहीं खरीद पाता। बिल्कुल, वो जो गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किया था उस पर वो उस वस्तु को उतना नहीं खरीद पाता जितना कि वो खरीदना चाहता है। यानी इसलिए वो क्या करता है, वो गैर कानूनी रूप से उच्चतम कीमत से अधिक कीमत पर उत्पाद को खरीदने का प्रयत्न करता है। बिल्कुल, जब उसे उस प्राइस पे नहीं मिल रहा, उस कम कीमत पे नहीं मिल रहा उतनी मात्रा जितना उसे चाहिए, तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा पैसे देकर गैर कानूनी रूप से खरीदने की कोशिश करता है उस वस्तु को, जिससे परिणाम स्वरूप, जिसका परिणाम क्या निकलता है, काला बाजारी की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल, यही काला बाजारी होती है। तो ये काला बाजारी होती है इस जैसे हम गेहूं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो सरकार ने एक निश्चित कीमत तय कर दी है कि इससे ज़्यादा रेट पर गेहूं को नहीं बेचा जाएगा। ये जो गवर्नमेंट वस्तु की कीमत निर्धारित करती है, ये किस लिए होता है, ये गरीबों को जीवन उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए होता है। उच्चतम कीमत जो होती है वो उस सीमा, वो सबसे उसका उच्चतम कीमत का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो है वो क्या है, डेंगू टेस्ट की कीमत है। वैसे अगर डेंगू का हम टेस्ट करवाएंगे तो वो उसकी उसकी जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, उसको फिक्स कर रखा है कि इतने ही रेट पे होगा। उसकी उच्चतम कीमत सीमा क्या कर रखी है, निर्धारित कर रखी है। तो उसी पर होता है, लेकिन जो कुछ ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा बढ़िया चाहिए और ठीक ठाक चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा कीमत देने को तैयार रहते हैं, जिससे काला बाजारी की क्या होती है, संभावना उत्पन्न होती है। अगला मुख्य प्रश्न है कि समझाइए कि किसी वस्तु की संतुलन कीमत उसी उत्पादन स्तर पर क्यों निर्धारित होती है जिस पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। ये सिंपल यही पूछ रहा है कि उस किसी वस्तु की जो संतुलन कीमत है वो तभी क्यों निर्धारित होती है जब मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। तब क्यों नहीं होती जब मांग पूर्ति से अधिक होता है या पूर्ति मांग से अधिक होती है, तब वस्तु की संतुलन कीमत क्यों नहीं निर्धारित होती है। तो आइए देखते हैं उसका कारण। तो पहला देखते हैं कि अगर मांग पूर्ति से अधिक है, तो अगर मांग पूर्ति से अधिक है तो क्रेता उतनी वस्तुएं नहीं खरीद पाएगा जितनी वो खरीदना चाहता है। बिल्कुल, अगर मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है तो क्रेता तो उतनी वस्तुएं नहीं खरीद पाएगा जितना वो खरीदना चाहता है। तो इससे क्या होगा, क्रेताओं में प्रतिस्पर्धा होगी।
अब क्रेताओं में यानी खरीदने वालों में कंपटीशन होगा तो वो कंपटीशन किस पे करेंगे, प्राइस पे ही करेंगे कि भाई मेरे को इतने रुपए में दे दे, मैं तेरे को इतने रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तो इससे क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, कीमत बढ़ने लगेगा। कीमत क्या होती है, बढ़ने लगती है, जिसके कारण मांग में संकुचन तथा पूर्ति में विस्तार होने लगता है। मांग में संकुचन होने लगता है और पूर्ति में क्या होने लगता है, विस्तार होने लगता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि मांग और पूर्ति क्या हो, एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। यानी जब तक मांग में संकुचन और पूर्ति में विस्तार तब तक होगा जब मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, और जब वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो वस्तु की जो कीमत है वो क्या आ जाएगी, संतुलन में आ जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं, जब पूर्ति मांग से अधिक हो जाएगी। पूर्ति जब मांग से अधिक हो जाएगी तो तब क्या होगा, तो जो विक्रेता है उतनी वस्तुएं नहीं बेच पाएगा जितनी वो बेचना चाहता है। बिल्कुल, अगर पूर्ति ज़्यादा हो गई, उसने प्रोडक्ट ज़्यादा बना लिया और कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे वो जितनी बेचना चाहता था वस्तुएं वो नहीं बेच पाएगा। तो इससे क्या होगा, विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा होगी, किस लिए, वस्तु को बेचने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, कीमतें क्या होगी, गिरने लगेंगी। बिल्कुल, वो तभी तो बेच पाएंगे ना, जब वो कीमत कम करेंगे तभी वो अपनी वस्तुएं अधिक से अधिक बेच पाएंगे। तो कीमत क्या होगी, कम होने लगेगी, जिसके कारण मांग में क्या होगा, विस्तार होगा। कीमत कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, लोगों की फिर डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी उस वस्तु के लिए, और पूर्ति गिरने लगेगी। मांग में विस्तार होगा और पूर्ति में गिरने लगेगी, पूर्ति गिरने लगेगी। तो क्या होगा, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, तब तक मांग में विस्तार होगा और पूर्ति गिरता रहेगा। यानी वस्तु की संतुलन कीमत जो होती है वो उसी उत्पादन स्तर पर निर्धारित होती है जिस पर वस्तु की मांग और पूर्ति क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। अगला मुख्य प्रश्न है कि एकाधिकार बाजार रूप किसे कहते हैं। एकाधिकार जो बाजार होता है वो क्या होता है और एकाधिकार की विशेषताएं बताइए। तो एकाधिकार बाजार क्या होता है, इसमें एकाधिकार बाजार में एक अकेली फर्म ऐसी वस्तु का उत्पादन करती है जिसका कोई निकटतम स्थान पर उपलब्ध ना हो। यानी इस बाजार की विशेषता क्या है, ये बाजार होता क्या है, इसमें क्या होता है, एक फर्म होती है जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करती है जिसका कोई भी निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। इसमें अन्य फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। फर्म अपने आप में उद्योग होती है, यानी वो जो फर्म है वो अपने आप में क्या है, एक बाजार है, एक उद्योग है, वही एकाधिकार बाजार होता है। आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो इसकी पहली विशेषता क्या है कि वस्तु का जो विक्रेता होता है वो उसमें कितने होते हैं, अकेला होता है। वो जो अकेला फर्म है वही वस्तु का विक्रेता होता है। दूसरा ये कि वस्तु का निकटतम स्थानापन्न नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, वस्तु के निकटतम स्थानापन्न का अभाव होता है। तीसरा ये कि नए फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन पर प्रतिबंध होता है, बिल्कुल प्रतिबंध होता है, प्राकृतिक रूप से, कानूनी रूप से जो फर्में हैं वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। चौथा ये कि फर्म जो होती है वो कीमत निर्धारक होती है, वो कीमत को नियंत्रण करती है, वो जो चाहे कीमत फिक्स कर सकती है। पांचवा ये कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। इसका जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, जिसके कारण जो मांग वक्र है इसका वो बेलोचदार होता है। छठा ये कि समान वस्तु अथवा सेवा के लिए फर्म अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूलती है, बिल्कुल। और जो बाजार का फर्म होता है वो क्या करता है, एक ही वस्तु के लिए और या सेवाओं के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूल करता है।